ओके, स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है सभी को? स्टार्ट करें। Yes, sir. ऑल राइट। सो इट इज पार्ट 2। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरप्ट के बारे में। सो लास्ट लेक्चर में एक बार ब्रीफ करता हूँ ताकि इस लेक्चर के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंटरप्ट के बारे में हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले इंटरप्ट होता क्या है। So it is a mechanisms by which module like input output or memory may interrupt the normal processing of CPU। CPU का जो नॉर्मल स्टाइल है प्रोसेसिंग करने का, उसके एग्जीक्यूशन में या उसके नॉर्मल प्रोसेसिंग में अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो वो एक इंटरप्ट कहलाता है। सो हम प्रोसेसिंग को ब्रेक करना क्यों चाहेंगे? अगला क्वेश्चन ये होता है कि ऑलरेडी सीपीयू किसी टास्क को कर रहा होता है, वो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में है, तो हम उसको ब्रेक में इंटरप्ट करना क्यों चाहेंगे? तो हम चाहते ये है कि प्रोसेसिंग जो इफिशिएंसी है सीपीयू की, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइट। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था कि इंटरप्ट अगर हम जनरेट करते हैं, सो इंटरप्ट जनरेट करने से प्रोसेसर की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके थ्रूपुट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो पहले हमने ये देखा कि अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं होता है तो किस तरह से सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है, राइट। सो मोस्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस आर स्लोअर देन सीपीयू, ये हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू के कंपैरिजन में बाकी जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है दे आर ऑल वेरी स्लो डिवाइस। स्लो इन द सेंस कि वो जो इनपुटिंग करती है, जिस रेट से, जिस डेटा रेट से कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी में डेटा की एंटरिंग करती है, उससे कई ज़्यादा लाखों करोड़ों गुना स्पीड से सीपीयू उन डेटा को प्रोसेस कर देता है। सो सीपीयू और बाकी एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में स्पीड को लेके काफ़ी मिसमैच रहता है। सीपीयू काफ़ी फास्ट डिवाइस है और इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी स्लो है। और अगर नो इंटरप्ट होगा तो सीपीयू का काफ़ी सारा जो टाइम है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस की जो स्पीड है उससे मैशअप करने में लग जाएगा, जिसके कारण से हो सकता है सीपीयू का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो, उसकी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन साइकिल वेस्ट हो, कंटिन्यूसली उसको चेकिंग करना पड़ सकता है कि टास्क कंप्लीट हुई या नहीं। ये बार बार देखना हो सकता है किसी भी डिवाइसेस के। जैसे आप इनपुट कर रहे हो, किसी प्रोग्राम की टाइपिंग कर रहे हो, तो जब तक कीबोर्ड का टास्क फिनिश नहीं होगा, आपका पूरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं होगा, तब तक सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। कीबोर्ड का ले सकते हैं एग्जांपल, स्कैनर का ले सकते हैं, राइट, माउस का ले सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था प्रिंटर का कि सपोज किसी प्रोग्राम के बीच के स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन है कि उसको प्रिंटर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है, तो प्रिंटर की जो वर्किंग है वो इंडिविजुअल है और सीपीयू की वर्किंग इंडिविजुअली है। हम चाहें तो दोनों को पैरेलल वर्क करवा सकते हैं, बट ये दोनों पैरेलल काम किस तरह से कर सकते हैं, तो बीच में हमें इंटरप्ट देना होता है। सो विदाउट इंटरप्ट यदि हम ये काम कराना चाहते हैं, हम इंटरप्ट जनरेट नहीं करना चाहते हैं, तो सीपीयू का मैनर क्या होगा सॉल्व करने का? तो सीपीयू प्रिंटर को प्रॉपरली प्रिंट कमांड का इंस्ट्रक्शन देगा। जब प्रिंटर अपना काम कर रहा होगा तब सीपीयू उसके टास्क कंप्लीशन का वेट करेगा। यूज़र प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि प्रिंटर ऑलरेडी वर्किंग में है। कंटिन्यूसली सीपीयू को चेक करना होगा कि प्रिंटर का काम फिनिश है। अगर टास्क फिनिश हो गया हो तो फिर वो वापस यूज़र के प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता है, और जब टास्क डन हो जाए तब सीपीयू अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। तो सीपीयू को इस प्रोसेस में काफ़ी सारा वेट करना पड़ सकता है अगर हम इंटरप्ट जनरेट ना करें। और अगर हम इंटरप्ट जनरेट कर देते हैं तो ये जो वेटिंग वाला टाइम है सीपीयू का, वो काफ़ी हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और विथ इंटरप्ट अगर देखें कि सीपीयू का मैनर क्या होता है किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करने का, तो सीपीयू इंस्ट्रक्ट करता है प्रिंटर को प्रिंट के लिए, देन उसके बाद प्रिंटर अपना काम स्टार्ट करता है और सीपीयू किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर देता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आया था कि किस तरह से सीपीयू किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है और प्रिंटर फिर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और दोनों ही डिवाइसेस अपने पैरेलल वर्क स्टार्ट कर देते हैं।
इस तरह से सीपीयू का आपने आइडियल नहीं रखा, उसका जो क्लॉक पल्स थी वो वेस्ट नहीं गई, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था यूटिलाइज हुआ और उसका थ्रूपुट मैक्सिमम आया। फिर हमने देखा कि यदि हम इंटरप्ट जनरेट करना चाहते हैं तो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट कैसे हो सकती है, और अगर इंटरप्ट जनरेट होती है तो इंटरप्ट को हैंडल कौन करेगा। तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिखी थी कि सीपीयू एग्जीक्यूटिंग सम टास्क, सपोज सीपीयू कोई टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, यूजर यूजेस द कीबोर्ड टू इशू अ हाई प्रायोरिटी कमांड, यूजर ने कीबोर्ड को यूज करके कुछ हाई प्रायोरिटी कमांड दे दी है, वही हाई प्रायोरिटी कमांड एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट बनती है और वो सीपीयू की ओर जाती है। सीपीयू को इंटरप्ट कैसे पता चलेगा, तो सीपीयू आप आगे चल के आप स्टडी करोगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कई सारी पिन से मिलकर बना है, उसी में एक पिन इंटरप्ट के लिए होती है जिसके अंदर सिग्नल जाता है। तो उस इंटरप्ट वाली पिन में सिग्नल जाता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है। सीपीयू सस्पेंड कर देता है अपने करंट एग्जीक्यूशन को, जो भी वो कर रहा है, क्योंकि हायर प्रायोरिटी का इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो चुका है। अब उसे इंटरप्ट को सर्विस देना होता है, उसके रूटीन्स को कॉल करना होता है, उसका डेटा, उसकी जो कोड है हार्ड डिस्क में जिस भी लोकेशन पर है, सीपीयू को उस इंटरप्ट से रिलेटेड जो भी कोड है उसको सर्च करना होता है। सो सीपीयू एग्जीक्यूट द कोड रिटर्न टू हैंडल और इम्प्लीमेंट दिस कमांड। जिस भी टाइप का इंटरप्ट जनरेट हुआ है उससे रिलेटेड कोई ना कोई कोड, उसका जो सोल्यूशन है उस कोड में मेंशन होगा, और वो जो कोड होगा वो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पर होगा। सो इंटरप्ट हैंडलर उस पर्टिकुलर कोड को कहा जाता है जो कि इंटरप्ट को सॉल्व कर दे। जिस भी रीजन से इंटरप्ट जनरेट हुआ है उस रीजन से रिलेटेड कोड को सॉल्व करना इंटरप्ट हैंडलर कहलाता है। सो जो कोड इस इंटरप्ट को सॉल्व करता है उसको इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को इंटरप्ट हैंडलिंग कहते हैं। और साथ ही साथ जब इंटरप्ट पूरा हैंडल हो जाए इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू, देन सीपीयू रिज्यूम्स टू प्रीवियस एग्जीक्यूशन। एडवांटेज इस बात, हम सीपीयू की जो इफिशियंसी है उससे इम्प्रूव कर लेते हैं, ताकि हम सीपीयू को किसी भी सिचुएशन पर आइडियल नहीं छोड़ सकते। और हम उसको आइडियल छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी एक्सटर्नल डिवाइस से रिलेटेड कुछ टास्क आता है तो हम सीपीयू को किसी दूसरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में लगा देते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है कि हमने कंटिन्यूसली सीपीयू के साथ उसको टास्क दी है, उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हैं कंटिन्यूसली, उसकी क्लॉक पल्स इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में लगी हुई है। इस कारण से सीपीयू की जो इफिशियंसी है वो 100% रहती है। साथ ही साथ यदि हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी बनते हैं। पहला डिसएडवांटेज हमने देखा था कि उसको कॉन्टेक्स्ट को सेव करना पड़ता है, राइट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा, दैट मीन्स प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है उसके सीपीयू के जो इंटरनल रजिस्टर में जो डेटा है वो डेटा की बात होती है, राइट। उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, उनके एड्रेसेस को स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी भी यूज़र प्रोग्राम में किसी लोकेशन पर अगर इंटरप्ट होता है तो उस लोकेशन का जो भी डेटा है उस डेटा के एड्रेसेस को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, और उस स्टोर करने के बाद ही हम इंटरप्ट को सर्विस देने जा सकते हैं। दैट मीन्स इंटरप्ट हैंडलर को सर्च कर सकते हैं, और जब इंटरप्ट सॉल्व हो जाए तो वापस हमें रिज्यूम करना होता है उसी लोकेशन के डेटा को जहाँ पर हमने उसे छोड़ा था। सो आई हमने वो लोकेशन मानी थी जहाँ पर इंटरप्ट जनरेट हुआ है। अब आई लोकेशन के डेटा को हमने स्टोर कर दिया है मेमोरी के किसी लोकेशन में, और वो जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा है वो क्या हो सकता है, तो वो किसी प्रोग्राम काउंटर का डेटा हो सकता है, किसी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का जो डेटा है जो कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में स्टोर रहता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कुछ डेटा स्टोर होता है, स्टैक में कुछ डेटा स्टोर होता है, क्योंकि सीपीयू इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है अपने कैलकुलेशन के लिए। सो इन सब डेटा को प्रॉपरली मेमोरी के किसी लोकेशन पे सेव करते हुए इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इंटरप्ट हैंडलर का कोड एग्जीक्यूट होता है, सॉल्व हो जाता है इंटरप्ट, वापस हम रिज्यूम कर लेते हैं उसी लोकेशन पर, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आई से i+1 और फिर एंड सो ऑन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो इसके नीचे थे वो वन बाय वन सॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। सो ये हमने एक प्रोसेस समझा था कि अगर प्रोसेसर किसी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और
एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो उस इंटरप्ट को वो किस तरह से सर्विस देगा। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टुडे वी विल डील विद द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। ऐसे कितने टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं और किस किस सिचुएशन पर इंटरप्ट जनरेट हो सकते हैं। यूज़र अपने प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी गलतियां कर सकता है जिसके थ्रू इंटरप्ट जनरेट हो जाए। कई बार हार्ड डिस्क के थ्रू भी इंटरप्ट जनरेट हो सकता है। कई बार मेमोरी में भी लीकेज की प्रॉब्लम आती है, प्राइमरी मेमोरी में, उसके कारण भी इंटरप्ट जनरेट हो सकता है। राइट। प्रोग्रामिंग में यदि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो भी इंटरप्ट जनरेट हो सकता है। तो ऐसे कितने अलग अलग टाइप के इंटरप्ट होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कैटेगराइज ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। फर्स्ट, प्रोग्राम इंटरप्ट। सबसे पहला इंटरप्ट होता है प्रोग्राम इंटरप्ट। सेकंड होता है टाइमर इंटरप्ट। थर्ड होता है इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। एंड फोर्थ होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। बेसिकली दीज आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स जो नॉर्मली अकर्स होते हैं वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। सो वन बाय वन हम इसको डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोग्राम इंटरप्ट। सो एज पर द नेम सजेस्ट, प्रोग्राम इंटरप्ट है तो किसी प्रोग्राम के थ्रू ही जनरेट होगा। सो इट अकर्स एंड some instructions within the program creates a condition that leads to an interrupt। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम में ऐसे कौन से स्टेटमेंट लिख सकते हैं या ऐसे कौन से स्टेटमेंट हम बाय मिस्टेक लिख देते हैं जिसके कारण एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड बाय जीरो स्टेटमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो सकता है अर्थमेटिक ओवरफ्लो। थर्ड हो सकता है एग्जाम्पल इसका अटेम्प्ट टू एक्सेस एंड इलीगल मेमोरी लोकेशन। So these are some examples which are related to program input। अब एक एक को हम समझ लेते हैं। कई बार आप प्रोग्राम में इस तरह से लिखते हो, कभी आप डिवाइड बाय जीरो एरर जनरेट हो जाती है। दैट मीन्स आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर देते हो। सपोज जीरो डिवाइड बाय 20, बट आप जब कैलकुलेशन कर रहे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया कि किसी भी वेरिएबल का कैलकुलेशन जीरो जनरेट हो सकता है। तो जीरो डिवाइड बाय 20 ये एक तरह का इंटरप्ट जनरेट कर देता है। राइट। सो कभी भी कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखें न्यूमेरेटर का कैलकुलेशन जीरो नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सिग्नल चला जाता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है सीपीयू को। और सीपीयू अगर किसी इंटरप्ट को सॉल्व करे तो उसको काफ़ी सारा ओवरहेड हो जाता है, जो हमने उसके डिसएडवांटेज में डिस्कस किए थे। सो हमेशा प्रोग्रामिंग करते समय ये ध्यान रखें कि डिवाइड बाय जीरो एरर ना आए, और डिवाइड बाय जीरो एरर नहीं आए तो ये इंटरप्ट जनरेट ना हो। इसके लिए आप जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें उसमें न्यूमेरेटर वाले पोर्शन को ध्यान से देखें। उस न्यूमेरेटर वाले पोर्शन पर अगर उसका कैलकुलेशन जीरो आ रहा है तो आप उसको कुछ दूसरी तरीके से फॉर्मुलेट कीजिए। सो अगर डिवाइड बाय जीरो होता है तो एक इंटरप्ट जनरेट होता है, और क्योंकि डिवाइड बाय जीरो आपके प्रोग्राम का पार्ट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम इंटरप्ट। सेकंड अगर बात करें अर्थमेटिक ओवरफ्लो।
कई बार आप प्रोग्रामिंग में इस तरह से कैलकुलेशन करते हो कि उसके रिजल्ट को स्टोर करने वाली जो पैरिटी बिट है उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं और ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो इंटरप्ट जनरेट होता है वो अर्थमेटिक ओवरफ्लो होता है। इसका आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज आप 4 बिट का कोई बाइनरी, इसका एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं कि हम 4 बिट का सपोज हम एडर यूज़ करते हैं और इस वैल्यू को हमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यदि हमें इसे इसमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसका रिजल्ट कभी भी 4 बिट में नहीं आएगा। करेंगे तो ये डेसिमल का है 12 और नीचे जो लिखा है वो है डेसिमल का 8। सो 12 प्लस 8 अगर हम देखें तो डेसिमल में हमारे पास 20 आंसर आएगा और 20 का बाइनरी कभी भी 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सो अर्थमेटिक ओवरफ्लो का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप कभी भी जब भी डेसिमल से रिलेटेड किसी भी बाइनरी का एडिशन परफॉर्म करते हो और बाइनरी एडिशन बिट टू बिट परफॉर्म होगा तो उस केस में आप देखिए कि 4 बिट का रिजल्ट क्या 4 बिट में ही जनरेट हो रहा है। अगर 4 बिट का रिजल्ट 4 बिट के रजिस्टर में हैंडल नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर एक अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर आ सकती है। सो श्योर कीजिए कि जिन 2 डिजिट को आप सेव ऐड करना चाह रहे हैं उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 4 बिट में है या नहीं और वो 0 से 9 के बीच में बिलोंग करती है या नहीं, राइट। और अगर एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो रही है इस रिजल्ट का, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट अगर ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो मतलब कि इसका रिजल्ट 5 बिट में जनरेट होगा। और 5 बिट में जनरेट होने का मीनिंग है कि ऑलरेडी 4 बिट को हैंडल करने का प्रोविज़न है बट एक्स्ट्रा जो 1 बिट है उसको हम हैंडल कैसे करें। रिजल्ट जनरेटेड इन 5 बिट। सर वॉइस ब्रेक हो गई। वॉइस ब्रेक हो रही है, हो जाएगी नॉर्मल बीच में, बीच बीच में ऐसा होगा, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रहता है ना इसलिए। रेड नेटवर्क क्वालिटी आ रही है, योर नेटवर्क इज कॉजिंग पुअर कॉल क्वालिटी। बीच में ओके हो जाएगा, राइट। So result generated in 5 bits, so there is a extra 1 bit which leads overflow issue। so इसके रिजल्ट्स में जो एक एक्स्ट्रा बिट आने वाली है वही ओवरफ्लो बनाएगी। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो बिट ऐड कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर आप फुल एडर यूज रिजल्ट है एक एक्स्ट्रा बिट में आने वाला है तो आप एडर से उसको कैलकुलेट ना करें। यू हैव टू यूज फुल एडर फॉर इंडिविजुअली 2 बिट। 2 बिट के बीच में यदि आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाफ एडर यू हैव टू यूज फुल एडर। सो इससे ओवरफ्लो का जो इशू है वो फिनिश हो जाएगा। थर्ड जो होता है इंटरप्ट जनरेट करने का जो पैटर्न है प्रोग्राम के थ्रू वो होता है अटेम्प्ट टू एक्सेस एन इलीगल मेमोरी लोकेशंस। कई बार हम प्रोग्रामिंग में कुछ हार्डवेयर एक्सेसिंग के प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, जैसे हमें प्रिंटर को एक्सेस करना है या सपोज हमें प्राइमरी मेमोरी की कुछ लोकेशन को एक्सेस करना है। सो एक्सेस करने के जो कोड है जिसमें प्राइमरी मेमोरी की शेल के फिजिकल एड्रेसेस दिए जाते हैं और हम प्राइमरी मेमोरी के फिजिकल एड्रेसेस को आसानी से फेच कर सकते हैं, राइट। हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो डायरेक्टली एड्रेस को निकाल सकते हैं। आप धीरे धीरे जब आप सी को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे सो यू विल गेट टू नो कि हम किस तरह से उन वेरिएबल को एड्रेस साइन के साथ यूज़ करके किसी भी वेरिएबल के लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में आप जितने भी वेरिएबल, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो कैलकुलेशन के लिए, अपने लॉजिक लगाने के लिए, उन सभी वेरिएबल की एग्जैक्ट लोकेशन प्राइमरी मेमोरी में वो कहाँ पर है उसका फिजिकल एड्रेस आप वहाँ से निकाल सकते हैं।
बट आप सोचो कि अगर वो लोकेशन इलीगल है, क्योंकि कई बार प्राइमरी मेमोरी लोकेशन में रीड ओनली और राइट ओनली का ऑप्शन रहता है, राइट। तो उस रीड ओनली मेमोरी को यदि आप राइट करना चाहते हो, या किसी ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसका प्राइवेसी ऑलरेडी सेट है कि वो रीड ओनली है, बट वहाँ पर यदि आप राइट करना चाहते हो, तो ये एक इलीगल इंस्ट्रक्शन है। आप उस मेमोरी में राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जिसमें आपकी परमिशन नहीं है। सो मेमोरी में भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप ऐसी मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं जो लीगल नहीं है। तो इस तरह के अटेम्प्ट करना कहलाता है अटेम्प्ट टू एक्सेस एन इलीगल मेमोरी लोकेशन। तो इस सिचुएशन पर भी एक इंटरप्ट जनरेट हो सकता है जो कि प्रोग्राम इंटरप्ट की कैटेगरी में आता है, राइट। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ले सकते हैं कि हम किसी इनवैलिड लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहते हैं जो हमारे सेगमेंट के बाहर हो, राइट। हम किसी ऐसे अरे के एलिमेंट को स्टोर प्रिंट कराना चाहते हैं जो उस इंडेक्सिंग पर ही नहीं है। ये सपोज हमने 5 इंटीजर का अरे बनाया है, हम 6 इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इस तरह के यदि हम कुछ भी मिस्टेक करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्राम कुछ इंटरप्ट जनरेट करता है और आपको एक्नॉलेज करने का ट्राई करता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। आप उसको रिजॉल्व करो, तभी उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होंगे। सो इस तरह के इंटरप्ट को हम नाम देते हैं प्रोग्राम इंटरप्ट। सेकंड होता है टाइमर इंटरप्ट। सो फर्स्ट हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, देन हम उसको समझते हैं टाइमर इंटरप्ट क्या होता है। टाइमर इंटरप्ट अगेन एज पर नेम सजेस्ट टाइमर इंटरप्ट है तो टाइमर से ही जनरेट होगा। अब ये टाइमर क्या है? तो टाइमर बेसिकली सीपीयू की एक क्लॉक पल्स जनरेटर होती है, राइट। अब ये क्लॉक पल्स जनरेटर करती क्या है? क्लॉक पल्स जनरेटर का काम होता है कि हर बार एक क्लॉक पल्स जनरेट करे। जैसे घड़ी में टिक टिक चलता है, वैसे ही सीपीयू में क्लॉक पल्स चलती है, जिनसे हमें ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में टोटल कितना समय लगा। सो वो कैलकुलेट करना, वो जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट करने के लिए टाइमर इंटरप्ट को यूज़ करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका रहेगा जनरेटेड बाय टाइमर। इंटरप्ट कौन जनरेट करता है? सो इट इज जनरेटेड बाय द टाइमर प्रेजेंट विथ इन द प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर ही एक टाइमर लगा होता है, एक क्लॉक पल्स जनरेटर लगी होती है। उसका काम होता है कि क्लॉक पल्स को जनरेट करे। क्लॉक पल्स 0 और 1 के फॉर्मेट में जनरेट होगी। क्लॉक पल्स अगर 0 है तो उसको हम लो सिग्नल कहते हैं, और क्लॉक पल्स अगर 1 है तो हम उसको हाई सिग्नल कहते हैं। सो लो हाई इस बेस पर क्लॉक पल्स जनरेटर कंटिन्यूसली क्लॉक पल्स को जनरेट करती रहती है। अब इसका यूज़ हम किस पर्पस से करते हैं? तो क्लॉक पल्स जनरेटर में उसका काम होता है कि क्लॉक पल्स को कंटिन्यूसली जनरेट करते चलें, ताकि हम ये पता लगाएं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, किसी प्रोग्राम के होल एग्जीक्यूशन में टोटल कितना टाइम पीरियड लगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझे तो किसी भी प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो उसमें जो सामने आपको मैसेज आता है, जब ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग का जो मैसेज आता है, उसमें नीचे ये भी पता चलता है कि उसको सॉल्व करने में सीपीयू ने कितना टाइमर यूज़ किया, उसको कितने नैनो सेकेंड में, कितना पिको सेकेंड में, या कितने सेकेंड में उसने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपको वहाँ पर आंसर दिखता है 0.00 सेकेंड समथिंग। तो इससे पता चलता है कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पीछे कोई ना कोई टाइमर जरूर लगा है, जो कि उसके क्लॉक पल्स के बेस पर उसको कैलकुलेट करता है कि उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितना समय लग चुका है। साथ ही साथ टाइमर इंटरप्ट को इसमें भी यूज़ करते हैं कि यदि आप कोई फाइल बनाते हो, कोई डायरेक्टरी बनाते हो, तो वो फाइल कब बनी है, किस टाइमिंग पर बनी है, तो वो एग्जैक्ट आपको डेट, टाइम, ईयर, सेकेंड, मिली सेकेंड, जोन सब कुछ शो कर देता है। तो ये टाइमर इंटरप्ट के यूज हैं। फर्स्ट जनरेटेड बाय द टाइमर प्रेजेंस विद इन द
present within the processor. Operating system sets the timer to perform certain operations on regular basis. ये 2 पॉइंट टाइमर इंटरप्ट के लिए कि टाइमर इंटरप्ट कब जनरेट होता है. सो जनरेटेड बाय द टाइमर प्रेजेंट विद इन द प्रोसेसर. प्रोसेसर के अंदर टाइमर लगा होता है और उसी का काम होता है क्लॉक पल्स जनरेट करें. ऑपरेटिंग सिस्टम सेट्स टाइमर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन रेगुलर बेसिस. ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइमर को सेट कर देता है क्योंकि उसे कुछ सर्टेन ऑपरेशंस रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करने होते हैं. थर्ड हमारा जो इनपुट इंटरप्ट का टाइप था, इट वाज इनपुट आउटपुट इंटरप्ट. अब इनपुट आउटपुट इंटरप्ट है तो सिंपल सी बात है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही जनरेट होगा. सो इट इज जनरेटेड बाय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सिग्नल सक्सेसफुल टास्क और एरर कंडीशन. सो इनपुट आउटपुट इंटरप्ट कब जनरेट होगा. सबसे पहली बात तो ये है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू ये जनरेट होता है. क्यों जनरेट होगा, तो उसका आंसर होगा कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को ये बताना होता है सीपीयू को कि उसे जो टास्क मिली थी वो कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आप लोगों को टास्क मिलती है, आप लोगों को कुछ असाइनमेंट मिलते हैं, आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके टीम पर अपलोड करते हो. इससे हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि यू हैव डन योर टास्क. या तो टास्क कंप्लीट होगी या तो कुछ एरर के साथ कंप्लीट होगी. एरर के कंडीशन में भी इंटरप्ट जनरेट होगा और टास्क के सक्सेसफुल कंप्लीशन पर भी इंटरप्ट जनरेट होगा. जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट दोनों ही केस में आप नोटिफाई करते हो कि सर यहाँ पर एरर आई है या यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है. तो जैसे आप नोटिफाई करते हो वैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करके सीपीयू को ये एक्नॉलेज करती है कि उसकी जो टास्क थी वो तो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है या फिर उस टास्क में कोई एरर आ चुकी है. एंड फोर्थ होता है हार्डवेयर इंटरप्ट. ये ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो किसी हार्डवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं. जनरेटेड बाय हार्डवेयर. इनका जो कॉज होता है, इनके जनरेट होने का जो रीजन है, दैट इज फेलियर्स रिलेटेड टू हार्डवेयर. किसी भी रीजन से अगर हार्डवेयर फेल होता है, वो आपके टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये इंटरप्ट जनरेट करेगा. इसका यदि आप एग्जांपल देखें तो पैरिटी की एक एरर आती है. कई बार हार्ड डिस्क भी फेल हो जाती है. कई बार हार्ड डिस्क में जो बैड सेक्टर लग जाते हैं वायरस के कारण, उसके कारण भी हो सकता है. बैड सेक्टर ऑन हार्ड डिस्क. और अगर डिस्क में किसी भी तरह का वायरस आ जाता है तो वो उस लोकेशन को ख़राब कर देता है और उस लोकेशन पर बैड सेक्टर हो जाते हैं और उस बैड सेक्टर में किसी भी डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते. उस केस में भी हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट कर सकता है. मेमोरी में भी पैरिटी की एरर आ सकती है. मेमोरी में अगर हम एक्स्ट्रा बिट जनरेट कर देते हैं तो उस एक्स्ट्रा बिट को हमें कहाँ लोकेशन पे स्टोर करना है, इसको यदि पैरिटी को हैंडल करने का कोई प्रोविज़न नहीं है तो फिर हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट कर सकता है. तो ये थे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट.
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडिफिकेशन टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या चेंजेस आते हैं अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो। सो मॉडिफिकेशन टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। सबसे पहले हम कुछ स्टेप लिखते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में कहाँ पर चेंज आने वाला है। add interrupt cycle to इंस्ट्रक्शन साइकिल। सबसे पहले तो हमें इंटरप्ट साइकिल को ऐड करना होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल में। X any interrupt has occurred, और यदि कोई इंटरप्ट आ जाता है, इंटरप्ट सिग्नल। सीपीयू कंटिन्यूसली चेक करता है कि अगर कोई इंटरप्ट आया है तो उसको इंडिकेट हो जाता है सिग्नल के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू के पास सीपीयू का स्ट्रक्चर जो होता है वो कई सारे पिन से मिलकर बना होता है, राइट। 40 पिन का प्रोसेसर हो सकता है, 80 पिन का प्रोसेसर हो सकता है। तो उसकी इस पिन्स में एक पिन इंटरप्ट के लिए होती है जहाँ पर सिग्नल आते हैं, राइट। तो सीपीयू चेक करते रहता है कंटिन्यूसली कि इंटरप्ट अकर्ड हुआ है। अगर अकर्ड हुआ होगा तो उसको एक सिग्नल जनरेट हुआ होगा उसके पिन पर, जो इंटरप्ट वाली पिन होगी वहां पर एक इंटरप्ट सिग्नल आया होगा। और जैसे उसे इंडिकेट हो जाता है, दैट मीन्स उसको श्योर हो जाता है, वन श्योर हो जाता है कि इंटरप्ट जनरेट हुआ है। अब अगर इंटरप्ट आया है तो दो कंडीशन हो सकती है। इफ इंटरप्ट यदि इंटरप्ट आया है तो फिर क्या करना है, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट प्रोग्राम। करंट प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट हो रहा था उसको सस्पेंड करना होगा। सस्पेंड इन द सेंस उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को किसी अदर लोकेशन पर सेव करते हुए इंटरप्ट हैंडलर का जो कोड होगा उसको सर्च करके उसके कोड को एग्जीक्यूट करो। जब इंटरप्ट सॉल्व हो जाए वापस आप मेमोरी लोकेशन पर आओ, जो एड्रेस आपने स्टोर किए थे उस एड्रेस पर वापस अपने टास्क को रिज्यूम कीजिए। तो ये कहलाता है सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट प्रोग्राम। किस तरह से सस्पेंड होना चाहिए, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा। जो भी करंट प्रोग्राम रनिंग था उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा। कॉन्टेक्स्ट में हम किस किस चीज को रख सकते हैं, सो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं टेम्परेरी लेवल पर, कुछ रेगुलर रजिस्टर की वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को हमें स्टोर करना पड़ सकता है, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही रखना होता है। सीपीयू के पास कुछ रजिस्टर के सेट है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि सीपीयू के जो रजिस्टर के सेट है उनमें उन रजिस्टर को यूज़ करता है प्रोग्राम के हर एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करने में। तो वो जिस भी इस इंस्ट्रक्शन को उस समय एग्जीक्यूट कर रहा है उसका रिलेटेड जो भी डेटा है उनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व, तो उसी के बारे में बात हो रही है
कि कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हो सकता है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो सकती है। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। आपके प्रोग्राम में अगर 10 इंस्ट्रक्शन है, अब यदि आप 5th नंबर के इंस्ट्रक्शन को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 6 नंबर का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में स्टोर होगा। इसलिए यहाँ पे पीसी के डेटा को भी हमें प्रिजर्व करना होता है, रजिस्टर की वैल्यू को हमें प्रिजर्व करना होता है, साथ ही साथ 2 बार स्टैक को मेंटेन करना होता है। एक बार आप जिस लोकेशन से जा रहे हो और किस न्यू लोकेशन पर आपको पहुंचना है, स्टैक मेंटेन करना होता है, रिजर्व करना होगा स्टैक कंटेंट्स। तो ये सब मिलाकर एक प्रोसेस का या एक डेटा स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है। सस्पेंड के केस में, करेंट प्रोसेस के सस्पेंड के केस में इतना पूरा डेटा आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तब जाकर आप किसी भी इंटरप्ट को सर्विस दे सकते हो। अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो जितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है उतना ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, उस प्रोग्राम का जो आगे का पोर्शन है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी लोकेशन पर वापस नहीं हो सकता। So this is called the context of data structure. So saving the context like current context of the data, the value of program counters, the value of registers, the values of stack segment, these are all must be saved in particular locations. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं context saving. Context सेव होने के बाद determine इंटरप्ट हैंडलर, फिर हमें पता लगाना होता है कि इंटरप्ट हैंडलर क्या है। यहाँ पे इंटरप्ट हैंडलर एक कोड होते हैं जो कि प्राइमरी जो हार्ड डिस्क के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर की, ये चीज़ पहले से प्री डिफाइंड है कि कितने तरह के इंटरप्ट जनरेट हो सकते हैं और उन इंटरप्ट को हमें किस तरह से सर्विस देना है, उससे रिलेटेड कोड किस लोकेशन पर है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, वो सब चीज़ें पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफाइंड है। हमें केवल सर्च करना होता है, पता लगाना होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस लोकेशन पर उस इंटरप्ट से रिलेटेड कोड लिखा हुआ है और उसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है। सो इंटरप्ट की प्रोसेसिंग में केवल इतना यहाँ पे सर्च होता है। डिटरमाइन द इंटरप्ट हैंडलर, हमें पता लगाना होता है कि इंटरप्ट हैंडलर कहाँ पर है। नाउ सेट, जैसे ही हमें पता चल जाता है हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को सेट करना होता है। सेट प्रोग्राम काउंटर टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द हैंडलर, क्योंकि अब हम इंटरप्ट को हैंडल करने वाले हैं तो इंटरप्ट का कोड जहां पर भी स्टोर होगा उसके एड्रेस को हमें प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करना होगा, क्योंकि जब तक एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आएगा नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है सीपीयू के थ्रू। सो सेट प्रोग्राम काउंटर टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द हैंडलर, फिर हम उसको फैच करते हैं। फेच एंड एग्जीक्यूट the instruction of the interrupt handler, फिर हम इंस्ट्रक्शन को फैच करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके एड्रेस को हमने प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया था। सो फैच एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर। अब हम उस कोड पर पहुंच चुके हैं, हमें एड्रेस पता हो चुका है। अब हम उस लोकेशन पे जाके इंटरप्ट हैंडलर के इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 फेच करना स्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सो फेच और एग्जीक्यूट की साइकिल कंटिन्यूसली चलती जाएगी और इस तरह से हैंडलर का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स आपने पूरा इंटरप्ट को सर्विस रूटीन दे दी। जैसे ये टास्क फिनिश हो जाता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट हैंडलर कंप्लीट, सीपीयू को नेक्स्ट टास्क होता है उसको रिज्यूम करना है। रिज्यूम प्रोसेसिंग ऑफ द इंटरप्टेड कोड। तो जिस कोड को वो एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसके किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर इंटरप्ट जनरेट हुआ था,
फिर वो अपने कॉन्टेक्स्ट को सेव करते हुए चला गया था इंटरप्ट हैंडलर को सर्च करने, डिटरमाइन करने। डिटरमाइन होने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू से उसको सेट कर देता है। फिर उससे हैंडलर का कोड का एड्रेस पता हो जाता है। फिर वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होते हैं। फेच होंगे, देन एग्जीक्यूट होंगे, फेच होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह से इंटरप्ट हैंडलर का जो कोड है पूरा एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही इंटरप्ट हैंडलर का कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद उसको रिज्यूम करना होता है अपनी प्रोसेसिंग। वापस से पूरा कॉन्टेक्स्ट जहाँ जहाँ उसने जो सेव किया था, जिस एड्रेस पर सेव किया था, उस एड्रेस पर जाकर अपने डेटा को वापस से रिज्यूम करता है और फिर यूज़र के प्रोग्राम को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ये वो केस है जब इंटरप्ट हैंडल होता है। इंटरप्ट को हमें रूटीन देनी है उस केस में। और अगर इंटरप्ट नहीं आया, इफ इंटरप्ट, सीपीयू नॉर्मली अपनी जो प्रोसेसिंग में अगर कोई भी इंटरप्ट जनरेट नहीं होता है, देन सीपीयू proceeds to fetch and execute cycle। सो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो फेच और एग्जीक्यूट साइकिल है वो प्रोसेसर कंटिन्यूसली चलाते जाएगा, क्योंकि इंटरप्ट हैंडल नहीं करना है इस केस में। अब इसमें हमें जो बार बार हम फेच और एग्जीक्यूट साइकिल की बात कर रहे हैं, उसमें हमें इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट को भी यहाँ पे ऐड, तो हमें मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन साइकिल कर इंस्ट्रक्शन साइकिल में जनरेट है, तो उस इंस्ट्रक्शन में आप पर मॉडिफिकेशन करना। ये पहले स्टार्टिंग होती है स्टार्ट से। यहाँ पर हम लिखेंगे फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद जो फेच किया है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करना होता है, चेक फॉर इंटरप्ट। चेक फॉर इंटरप्ट, यदि जनरेट होता है तो प्रोसेस करना होगा, प्रोसेस इंटरप्ट। चेक फॉर इंटरप्ट अगर जनरेट हुआ है, चेकिंग में आया है, उसके पिन पर अगर कोई सिग्नल आया है, देन नीड टू प्रोसेस
that particular interrupt. यहाँ पर एक होगा हमारा हॉल्ट। हॉल्ट उस केस में होगा जब ये कंप्लीट प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी। इसको हम इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। एक हॉल्ट भी होना चाहिए। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट से फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद उसका एग्जीक्यूशन और फिर चेकिंग। सपोज इंटरप्ट डिसेबल है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरप्ट डिसेबल है तो यहीं से डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर होगा, चेकिंग होगी ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। तो ये वो केस होगा जब इंटरप्ट इनेबल नहीं है, राइट। इंटरप्ट इनेबल नहीं है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट को कभी चेक ही नहीं होगा, क्योंकि उस पिन पर डिसेबल ही है, उस पिन पर इनेबल ऑन नहीं है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, इंटरप्ट डिसेबल। तो अगर इंटरप्ट डिसेबल है तो डायरेक्टली कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट के बाद सीधे नेक्स्ट को फेच करने चला जाएगा, और फिनिश हो जाएगा जब लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये फेच पर आएगा। इसी को हम कंप्लीटली बोलते हैं एग्जीक्यूट साइकिल, और इसको हम नाम देते हैं इंटरप्ट साइकिल। ये थोड़ा सा चेंज आता है कि अगर किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन अगर इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट वाली पिन अगर है, तो वो सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी। सिग्नल को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि फिनिश हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से चेक होगा कि क्या उस पिन पर कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है। तो अगर इंटरप्ट इनेबल है तो इस तरह से प्रोसेस होगा। यहाँ से ये हम इसको इस तरह से करते हैं। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। 2 मिनट। तो ये कहलाती है इंटरप्ट साइकिल। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि इंटरप्ट अगर इनेबल है तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा, फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन,
check whether there is an interrupt or not. If it is available, then process the interrupt continuously complete चलती रहेगी. और interrupt तीन enable नहीं है, वो disable है, तो next instruction execute, then वापस next instruction execute next instruction. और ये पूरी प्रोसेस फिनिश हो जाएगी. तो लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हॉल्ट पे हम चले जाएंगे. इंटरप्ट आने पर जो इंस्ट्रक्शन साइकिल में मॉड्यूल्स के बारे में सॉल्व अप टुडेस टॉपिक. आई होप आपको टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हमने आज डिस्कस किए और इंस्ट्रक्शन साइकिल में आता है डिस्कस कर